आज के इस सेशन में आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से हम लीनियर मोमेंटम बैलेंस को सही तरीके से टैकल करते हैं। राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, टू व्हाट हाइट एच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि जब इसको बांध रखा है उस टाइम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जब हमने कट किया तो ये ऊपर वाला ऐसे उछलेगा ऊपर, पूरे सिस्टम को लेके कूदेगा ऊपर। जब ये कूदेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट तक जाता है, और अगर ये फायरिंग फर्स्ट फायरिंग है तो सेकंड बिफोर सबसे पहली फायरिंग ये है क्या, इसके हिसाब से दिख रहा है, तो मैं इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए आंसर इसमें गलत आते हैं, क्योंकि ये इसमें क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में कि ये कौन सी बिफोर फायरिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप भाई, स्वागत है आपका इस पेन किलर सीरीज के आज के इस सेंटर ऑफ मास वाले सेशन में। बच्चों, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स एजुकेटर एट दिस पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं है कॉलिजन के हो, ठीक है ना, कॉलिजन के नहीं होते, लेकिन इतने अच्छे तरीके से उनमें लीनियर मोमेंटम बैलेंस कराया जाता है, एनर्जी बैलेंस कराया जाता है कि एकदम सारे फंडे एकदम क्लियर हो जाते हैं। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स में बहुत डाउट आते हैं, वो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे पिक करने की कोशिश की है। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास पे काफी सारे होते हैं, पर ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से हम लीनियर मोमेंटम बैलेंस को सही तरीके से टैकल करते हैं। राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए लीनियर मोमेंटम बैलेंस की। ठीक है, तो ये आएंगी लीनियर मोमेंटम किस टाइप की, सेंटर ऑफ मास वाली प्रॉब्लम में हम इनका यूज देखेंगे। ठीक है, राइट अप्रोच फॉर प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर मोमेंटम बैलेंस, दिस इज लीनियर मोमेंटम बैलेंस। चलिए, तो भाई सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कि इर्डो की है। अब इस प्रॉब्लम को लेने का टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना टारगेट नहीं है, सॉल्यूशन तो आजकल सब जगह अवेलेबल है। बात यह है कि आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोचना है। बच्चे क्या ऐसा लगता है उनको कि क्वेश्चन पढ़ के सर हम इमेजिन नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते, जैसे आप अप्रोच लगाते हो वैसे हमारी बिल्डअप नहीं होती। तो किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे सोचना है, किस तरीके से उसका डायग्राम बनाना है, भाई वो यहां सिखाना है मुझे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। तो ये आपकी इर्डो की प्रॉब्लम नंबर 1.153 है। दिस इज फ्रॉम इर्डो 1.153, ये इर्डो की 1.153 है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को पहले आप देखिएगा, बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है। देखिए क्या है इस सवाल में, ठीक है, और फिर हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला कि अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब्स, ये दोनों क्यूब्स आइडेंटिकल हैं, ऑफ मास m लिंक टुगेदर बाय कंप्रेस्ड वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। द क्यूब्स आर आल्सो कनेक्टेड बाय थ्रेड विच इज बर्न्ड थ्रू अ सर्टेन मूवमेंट, फाइंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा एल द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो इनिशियल कंप्रेशन है डेल्टा एल की, वो वैल्यू हमको बतानी है कि कितने कंप्रेशन पे, at what value of delta the initial compression of the lower cube will bounce up with the thread has been, जैसे ही थ्रेड को कट करेंगे तो नीचे वाला भी एकदम ऐसे उछल जाना चाहिए। पहला तो वो है। दूसरा ये कह रहा है कि अब हमने जो ये इनका डेल्टा एल पहले वाले पार्ट में जो आया तो वो आया है, लेकिन अगर उसको ना लेके इसको और ज्यादा कंप्रेस करके 7 mg/k इतना कंप्रेस किया जाए, फिर थ्रेड को कट किया जाए, तो पूछा जा रहा है कि टू व्हाट हाइट एच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि जब इसको बांध रखा है उस टाइम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जब हमने कट किया तो ये ऊपर वाला ऐसे उछलेगा ऊपर, तो पूरे सिस्टम को लेके कूदेगा ऊपर। जब ये कूदेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट तक जाता है, वो चीज यहां पे हमें बतानी है। राइट बेटा, थोड़ा मेरे गले की सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो आवाज में बहुत ज्यादा एनर्जी आपको फील नहीं होगी, बट अंदर से फुल एनर्जी है। राइट, तो भाई इस टाइप की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज नेक्स्ट पेज पे
कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं काफी छोटा कर देता हूं ताकि मैं डायग्राम पूरे दिल से बना पाऊं, है ना। तो ये मैंने यहाँ क्वेश्चन लगा दिया और अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा लंबा सा प्लेटफॉर्म लेते हैं ताकि हम इसकी सारी स्टेजेस को बना पाए, राइट। तो अब मेरी बात को सुनना फिर से। यहां पे हमने क्या किया भाई, एक ब्लॉक लिया, ये वाला, ये रहा हमारे पास एक ब्लॉक। ओके, ऐसा ब्लॉक लिया हमने, ऐसा ही बिल्कुल दूसरा ब्लॉक है, उसको साइड में रख लिया, बाद में लगाएंगे। तो यहां पे इस पर्टिकुलर टाइम पे जो, अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास यहां पे एक इस तरीके की, समझ लिए, यहां तक कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हमने ये ली नेचुरल लेंथ, यहां तक इसकी क्या ली हमने, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ली। तो भाई अगर केवल स्प्रिंग है, ओनली स्प्रिंग है, तो ये वाला स्प्रिंग ऐसे 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 करके यहां ज्वाइन हो रखा होगा। अगर इस स्प्रिंग पे कुछ भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग पे एज इट इज इसको यहां पे हमने कॉपी किया ये, और अब ये वाला ब्लॉक भी इस पे रखेंगे हम, ठीक है ना, ये वाला ब्लॉक भी यहां पे हम रखेंगे। तो बेटा जब हम इस ब्लॉक को यहां पे रखते हैं तो ये वाला स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, ऐसे यूं कंप्रेस हो जाएगा, और ये वाला ब्लॉक हम यहां पे रख देंगे, क्योंकि इसको रखने से भी तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो भाई ये यहां तक नीचे आ गया। अब ये जो स्टेज है इसकी, ये वाली जो स्टेज है भाई, ये वाली स्टेज इसकी कौन से वाली है, ये स्टेज इसकी नेचुरल लेंथ वाली है, यानी कि स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया इसको रखने से। अब ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है, स्टेज 1 स्टेज 2, ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है इसकी, लेकिन अभी भी चैन नहीं पड़ा। अभी भी क्या किया उन्होंने कि इस वाले पूरे पोर्शन को, ठीक है ना, अभी यहां पे लेके आए, ठीक है ना, ऐसे, और इस स्प्रिंग को, कौन से वाले को, इस वाले स्प्रिंग को अभी और कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया ऐसे, और ये वाले ब्लॉक को यहां पे ऐसे बांध दिया, ये वाले ब्लॉक को यहां पे ऐसे टच करा के ऐसे रख दिया यूं, और यहां पे अब थ्रेड बांध दी इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, अब इसमें एक थ्रेड यहां पे ऐसे बांध दिया, ये दिख रहा है थ्रेड, ये थ्रेड यहां से यहां बांध दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो थ्रेड है भाई, नेचुरल लेंथ तो ये रही, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक ये वाला रखा, ये वाला ब्लॉक आपने रखा, इसको रखने से ही अपने आप थोड़ा सा दब गया, ओके भाई थोड़ा सा दब गया। उसके बाद इसको और कंप्रेस किया आपने, ठीक है ना, नेचुरल लेंथ से और कंप्रेस किया इसको आपने, और कंप्रेस करके यहां से यहां एक थ्रेड बांध दिया, और अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको इस थ्रेड को कट करना है। समझ में आ रहा है, इस थ्रेड को आप क्या करोगे, इस थ्रेड को आप कट करोगे यूं, ओके ठीक है भाई। अब जैसे ही इस थ्रेड को कट करोगे, ये वाला ब्लॉक एकदम उछलेगा, बिल्कुल उछलेगा, और ये ब्लॉक उछल के ऊपर तक जाएगा, बिल्कुल। पहले तो ये अपनी नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उसके बाद भी ऊपर तक जाएगा। तो भाई अब इसके बाद क्या सिचुएशन होगी, इसके बाद ये होगी सिचुएशन कि भाई ये वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है यहां पे, ये वाला सिस्टम अब ये ऊपर तक उछलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले इसको कॉपी करके यहां तक उछालते हैं इसको, ये उछला यहां तक, ओके। तो जब ये यहां तक उछला भाई, इसको ऐसे कट करेंगे तो ये उछलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये यहां तक उछलेगा, और ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक मान लीजिए यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचा। अब आप ये देखो, नेचुरल लेंथ जहां पे है, यहां पे तो नेचुरल लेंथ थी ना, नेचुरल लेंथ से भी कुछ लेंथ ये ऊपर चला गया, तो मान लो ये वाली लेंथ एल ले लो, इससे भी एल लेंथ ऊपर चला गया। तो जब ये यहां से यहां तक उछलेगा, तो उस वक्त ये स्प्रिंग जो है, ये वाला जो स्प्रिंग है, ये नीचे वाला जो स्प्रिंग है, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स फील करेगा इस तरफ, इस तरीके का, और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स के इंटू एल होगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ एल, नेचुरल लेंथ से ऊपर अगर ये एल स्ट्रेच हो गया तो ये ऊपर की तरफ के एल फील करेगा। अब
अगर ये वाला के एल जो ऊपर की तरफ लग रहा है, भाई ये एल है तो इस पे ऊपर की तरफ के एल लगेगा। अब अगर ये वाला के एल आपका बराबर ग्रेटर और मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन एम जी हो गया, तो भाई ये ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। ये सारी स्टेज मैंने आपकी बनाई है यहां पे, जितनी भी हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए कि हमने क्या किया है। 4 स्टेज मैंने बनाई है, तो आप खुद सोच लो। हमारा टारगेट तो ये है ना कि इसको कितना कंप्रेस करके यहां पे थ्रेड से बांधा जाए, और जब हम उस थ्रेड को कट करें तो ये ऊपर की तरफ उछले और ये उछल के यहां तक जाए, जैसे यहां तक जाए फिर ये भी उछल जाए, ये भी उछल जाए। यही तो क्वेश्चन है। तो अगर मैं क्वेश्चन आपको पढ़वाऊं यहां पे पिछले वाले पेज पे, तो यही सवाल है। देखो, एट व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा एल द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग को इनिशियली कितना कंप्रेस किया जाए, टू दैट द लोअर क्यूब विल बाउंस अप आफ्टर द थ्रेड हैज बीन बर्न, थ्रेड जो है वो बर्न होने के बाद ये ऊपर जाए। तो भाई ये सिचुएशन हमने बना ली, इसको भी हम एक टाइप से कॉपी करते हैं ताकि इसमें हम ये वाली स्टेजेस के साथ खेल सकें। ठीक है, आगे अब सुनना ध्यान से। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आप ये बताओ मुझे कि ये तो नेचुरल लेंथ है, ये तो नेचुरल लेंथ है यहां पे, और ये वो वाली लेंथ है जहां तक ये आपका जाता है पूरा ये। तो जो आपका डेल्टा एल है वो तो नेचुरल लेंथ से यहां तक, ये तो नेचुरल लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज योर डेल्टा एल। तो उसने यही पूछा कि नेचुरल लेंथ से इसको कितना कंप्रेशन दिया जाए, ठीक है ना, ताकि ये थ्रेड इतना कंप्रेस किया ताकि इसको कट करे तो ऊपर उछल जाए। ये क्या मेरी बात समझ में आई? अब आपको बस ये करना है कि मान लो आपने डेल्टा एल अप्रोप्रिएट वैल्यू तक दे दिया है, डेल्टा एल को अप्रोप्रिएट वैल्यू तक आपने दे दिया है, दे दिया। अब उसके बाद आपने इसको कंप्रेस करके यहां थ्रेड बांध दिया, अब कट किया। अब जैसे ये कट किया, ये ऊपर उछल रहा है। जब ये ऊपर उछल के यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, अपनी नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा, उसके बाद यहां तक पहुंचेगा, यहां जाते ही ये ऊपर उठ जाएगा। तो समझ लो हमें बस उतना देना कि ये यहां तक पहुंच जाए ताकि ये ऊपर उठना शुरू हो जाए, राइट। अब इसी मूवमेंट पे एनर्जी का बैलेंस कर देते हैं, यानी कि सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4 की एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। आप ये देखो, यहां से अगर इसको डेल्टा एल हमने ऐसे कंप्रेस किया हुआ, तो भाई इस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी है? इस स्प्रिंग में जो एनर्जी है वो है हाफ के इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। इतनी एनर्जी इसमें भरी हुई है इस वक्त इस स्प्रिंग में। ओके, अब ये दोनों स्टेशनरी हैं तो इनमें काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। तो हुआ क्या है, ये वाला एम मास, जो ऊपर वाला एम मास है, इतना ऊपर चला गया है, तो ये जो एनर्जी इसमें भरी हुई थी ये यहां तक जाने पे पूरी निकल गई, लेकिन इतना जाने पे ऊपर से वापस भर गई। तो स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी डोनेट की है? तो स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी डोनेट की है? हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर माइनस हाफ के एल स्क्वायर। क्योंकि भाई नेचुरल लेंथ के बाद ये इतना खिंच गया तो इसमें वापस से एनर्जी घुस गई। तो यहां तक ऐसे यूं दबा हुआ तो इसमें एनर्जी घुसी हुई थी। अब जैसे जैसे ये यहां से यहां तक गया तो सारी एनर्जी निकल गई, उसके बाद इतना ऊपर गया तो कुछ एनर्जी वापस इसमें आ गई। तो स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी अपनी दे दी? तो इतनी एनर्जी इसने टोटल दे दी थी, वापस इतनी ले ली, तो इतनी एनर्जी इसने दे दी सिस्टम को। अब इस एनर्जी को लेके ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक भाई यहां से यहां पहुंच गया, तो ये वाली एनर्जी होनी चाहिए आपकी एम जी इंटू एल प्लस डेल्टा एल। ये इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और यहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0। और यहां पे भी वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। तो भाई ये जो स्प्रिंग में से निकली हुई एनर्जी ये बस इसकी उसमें गई है। तो वो चीज मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। अब एक चीज यहां पे और सोचने वाली है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। आप ये देखो, यहां पे अगर ये नेचुरल लेंथ है और ये एल लेंथ है, तो एल लेंथ स्ट्रेच होने पे इस पे लगने वाला के एल एम जी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, के एल को हम एम जी के बराबर लेते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी आई है हमारी? एम जी बाई के होनी चाहिए, ये एल की वैल्यू। तो वहां पे जहां भी एल की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो हम लेंगे, ठीक। अब उस इक्वेशन को भाई सॉल्व करते हैं आगे। चलो उस इक्वेशन को एक लेवल पे सॉल्व करते हैं, ठीक। जब हम सॉल्व करेंगे, चलिए, हाफ और के एज इट इज, डेल्टा एल का स्क्वायर एज इट इज, माइनस हाफ के इंटू ये एल की वैल्यू रख दो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन
के स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू एल। एल क्या होगा आपका एम जी इंटू एम जी बाई के, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के प्लस एम जी इंटू डेल्टा एल। अब आप देखो ये इक्वेशन डेल्टा एल में जो है क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक। और इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2/k से। तो जब मैं इसको 2/k से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कट जाएगा, ये वाला 2 कट जाएगा, और यहां पे ऊपर 2 आ जाएगा, और यहां पे ऊपर 2 आ जाएगा, ओके। और जब मैं इसको k से डिवाइड करूंगा तो ये k कट जाएगा, ये k कट जाएगा, ठीक है। नीचे तो k आ गया ना, और 2/k, ये वाला k कट जाएगा, तो नीचे ये एक k का स्क्वायर आएगा, और यहां पे भी नीचे k आ जाएगा। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, हमें तो डेल्टा एल स्क्वायर अकेले चाहिए था बस ये, ठीक है ना। तो यहां पे डेल्टा एल का स्क्वायर तो ये अकेला आ गया, माइनस का एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर ये आ गया, और ये 2 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के ये आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 3 आ गया क्या, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर ये आ गया। भाई 2 वाला भी ये माइनस में हो जाएगा ना इधर, तो ये वाला 2 तो एक थ्रू आउट कट ही गया, 2 की मल्टीप्लाई होगी, और ये चीज आ जाएगी यहां पे अगेन माइनस में 2 एम जी बाई के इंटू एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई यहां पे आपका कितना हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ेगा ये सिस्टम को जरा सा, ताकि आपको ये, तो डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस 2mg बाई के, ये ब्रैकेट में हो गया, और ये माइनस का हो गया कितना, माइनस का 3m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ पे एक सॉरी ये डेल्टा एल है, 2mg बाई के ये डेल्टा एल है, तो 2mg बाई के डेल्टा एल ये हो गया, तो माइनस का बी, तो यहाँ पे डेल्टा एल की जो वैल्यू आएगी तो माइनस का बी आएगी, यानी कि 2mg बाई के प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 12m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर 4ac, और डिवाइडेड बाई 2a, तो ये 2 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू आ गया, एक तो आपका mg बाई के आ गया ये, अब ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया 4 और 12 16, तो एक तो यहां पे mg बाई के आया, अब ये 16, ठीक है, से बाहर 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2mg बाई के आया, तो आंसर इज 3mg बाई के, यही आपका आंसर भी है। तो एक आंसर आपका आ चुका है, तो यही आपका डेल्टा एल है, तो ये आपका डेल्टा एल हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सॉल्व हुई, आंसर आ गया। और ये इतना इजी अरेंजमेंट था हमारा कि हमें ये समझ भी आ गया कि ये किस किस तरीके से कहां कहां गया है। तो ये 4 स्टेजेस आपको बनानी जरूरी है, ये समझ में आ जाएगा आपको। अब यहीं पे इसका अगर मैं बी पार्ट सॉल्व करूं, ये तो हमें समझ आ गया। अब अगर मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करता हूं, ठीक है, देखिए बी पार्ट में इसने क्या बोला है, टू व्हाट हाइट एच। अगर मैं बी पार्ट को सॉल्व करूं तो ये यहां पे क्या बोल रहा है, इसको मैं पढ़वा देता हूं आपको। ये देखिए, ये कह रहा है कि टू व्हाट हाइट एच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम विल राइज इफ द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज डेल्टा एल इज इक्वल टू 7 mg बाई के। 7 mg बाई के हुआ तो ये कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम इसी तरीके से, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, अब इस चीज की यहां पे जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत नहीं है यहां पे ये, ठीक है, राइट। तो अब हम यहां पे ये जो कंप्रेशन है डेल्टा एल जो इसने लिया हुआ है, कौन से वाला डेल्टा एल ये लिया हुआ, उसने डेल्टा एल पहले से दिया हुआ है, ये क्या है आपका डेल्टा एल। तो उसने कहा कि अगर डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 7 mg बाई के है, ओके। तो भाई यहां से हमने इसको 7 mg बाई के तक दबाया,
पहले में आंसर 3 mg/k था, यानी कि जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा दबा दिया। ठीक है, ओके। अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये चीज यहां से उछलेगी, एकदम उछलेगी। अब भाई यहां पे ये देखो कि अगर ये यहां से ये चीज उछलती है तो ये यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यहां तक पहुंचने के बाद भी इसकी वेलोसिटी कुछ होगी ऊपर की तरफ, v0 मान लो या v मान लो, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है ना। तो मान लो उस वक्त जब ये यहां पहुंच गया इसकी वेलोसिटी v0 है, लेकिन इस स्टेज पे जैसे ये l पे पहुंचेगा, ठीक है ना, और l की वैल्यू कितनी थी अभी, mg/k थी ना, तो ये l की वैल्यू तो आपकी कितनी हो गई, mg/k हो गई। जैसे ये यहां पहुंचेगा तो ये नीचे वाला भी उछल जाएगा। तो जैसे ये नीचे वाला उछलेगा, अब ये पूरी की पूरी बॉडी आफ्टर दिस स्टेज फ्री फॉल में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, फ्री फॉल में आ जाएगी, और पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास चाहे कहीं भी होगा, भाई यहां होगा, यहां होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ। तो जिस वक्त ये वाली चीज उछल के यहां पहुंचेगी, अभी ये चल ही रहा है ऊपर, रुका नहीं है। पिछले वाले सवाल में यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई थी क्योंकि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, लेकिन अब इसकी मिनिमम वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू दे रखी है, तो ये यहां से यहां पहुंचने के बाद भी चालू रहेगा ऊपर की तरफ। तो अगर इसकी वेलोसिटी v0 है तो सेंटर मास की वेलोसिटी m1 v0 m into 0, सेंटर मास की वेलोसिटी v0/2 होगी। तो यहां पे जो ये सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी v0/2 आएगी, ये हमें पहले ही पता है, लेकिन उस v0 को निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, एनर्जी बैलेंस करिए बस, ठीक। तो जब तक ये यहां पे कंप्रेस है, ये कंप्रेस्ड है, तो एनर्जी कितनी लिखी जाएगी, हाफ k इंटू 7 mg/k का स्क्वायर। तो इसमें इतनी एनर्जी भरी हुई है, तो ये यहां तक पहुंचेगा तो ये एनर्जी इसकी निकल के इसको मिल जाएगी, फिर उसमें ये वाली एनर्जी mg/k वापस इसमें भर जाएगी। हम यहां से लेके यहां तक का एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, इस जगह से लेके इस जगह तक का, तो ये एनर्जी वापस भर जाएगी। तो स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी डोनेट कर दी वहां तक पहुंचने में, हाफ k इंटू mg/k का स्क्वायर, ये एनर्जी स्प्रिंग ने डोनेट कर दी। अब ये एनर्जी यहां पे इसके पास जाएगी, तो इस m की एक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो 7 mg/k प्लस mg/k, तो ये m मास mg इंटू 8 mg/k, ये mg इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और वहां पहुंच के इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, और वो वेलोसिटी हाफ m v0 का स्क्वायर। एकदम सही बात है सर, एनर्जी का बैलेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है, तो आप ये देखो, इसमें से अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं, k कॉमन ले लूं, तो ये 49 mg/k स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 mg/k, तो ये 48 हो जाएगा, और ये m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर हो जाएगा, ये 48 हुआ है ना। दिस शुड बी इक्वल टू 8 m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k प्लस हाफ m v0 का स्क्वायर। तो इस बात को थोड़ा और ध्यान से देखना है। तो ये आपका हो गया, इस वाले k से ये वाला k एक खत्म हो गया, इस वाले 2 से ये 24 आ गया। अब 24 m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के माइनस 8 कितना हो गया, ये हो गया 16 m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू हाफ m v0 का स्क्वायर। तो इस 2 की अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये v0 का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा आपका 32 m स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या m पे तो स्क्वायर नहीं लगेगा, अब m से तो m काट दिया हमने एक, इस वाले m से ये वाला है कि हम, तो 32 2 इंटू 16 32 m जी स्क्वायर बाई के, ये आपके v0 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो v0 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, v0 की वैल्यू कितनी आ गई, v0 की वैल्यू आ गई ये वाली, तो इसको हटा दो, ये v0 की वैल्यू आ गई 32 mg स्क्वायर बाई के, जो यहां पे होगा। अब आप देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितनी निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितनी निकल के आएगी, जब इसकी वेलोसिटी v0 होगी तो ये उछल जाएगा। अब ये दोनों के दोनों हवा में हैं, अब ये दोनों के दोनों हवा में हैं, ठीक है। तो आप ये देखो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, m1 v0 भाई m v0 प्लस m इंटू 0 बाई 2m इज इक्वल टू vcm। तो दिस इज v0/2, यही मैंने लिखा है। तो v0/2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 32 mg स्क्वायर बाई के को 2 से डिवाइड करेंगे तो अंदर जाके 4 हो जाएगा, 4 से कटेंगे तो ये हो गया 8
एम जी स्क्वायर बाई के और इसका अंडर रूट। ओके, अब आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी बॉडी को यहां से u की स्पीड से फेंकते हैं तो वो कितनी हाइट तक जाके वापस आती है। ये वाली हाइट कितनी होती है भाई, ये हाइट होती है u स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास जिस जगह इस वक्त है, इस वक्त इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है, ये है vcm है। तो ये यहां से कितनी हाइट तक जाके फिर वापस आएगा, तो यहां से ये सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट तक जाएगा, मान लीजिए इतनी हाइट तक गया ये भाई, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास h हाइट तक जाएगा, तो इस वाले h की वैल्यू हो जाएगी आपकी u स्क्वायर बाई 2g। अब u की वैल्यू कितनी है 8 mg, तो vcm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो ये आएगा आपका 8 mg स्क्वायर बाई 2g। 2 से कट के 4 आ गया, एक g से ये वाला g कट गया, mg बाई k और आएगा, ठीक है ना नीचे, तो ये आ गया आपका 4 mg बाई के। ये वो हाइट हो गई जो इस सेंटर ऑफ मास से यहां के बाद ली है। लेकिन बेटा एक चीज और देखो, जब ये 7 mg बाई के नीचे है और ये वाला ब्लॉक, तब सेंटर ऑफ मास यहां पे है भाई, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा ना तब तो सेंटर ऑफ मास यहां तक भी तो पहुंचा होगा। तो जब ये वाला ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया तो सेंटर ऑफ मास इससे हाफ हाइट ऊपर पहुंचा होगा। अब ये 7 mg बाई के और प्लस mg बाई के, तो ये वाली जो h0 है, पहले वाला जो h0 है, ये वाला जो h0 है, ये h0 भी आपका 7 mg बाई के प्लस mg बाई के और डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये आपका 4 mg बाई के ये भी होगा। तो अब टोटल हाइट, यानी कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन सेंटर मास की ये थी, ये यहां से सेंटर मास यहां तक पहुंचा है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस पता करनी है यहां से लेके यहां तक की, तो दिस प्लस दिस, तो दिस इज h0 प्लस h, यानी कि 4 mg बाई के प्लस 4 mg बाई के, तो ये वाली चीज हो गई आपकी 8 mg बाई के। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। आप खुद देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कितना कॉन्सेंट्रेट होना पड़ा है यहां पे, ताकि मैं यहां पे एनर्जी बैलेंस आपको अच्छे से समझा पाऊं, क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। क्या ये बात समझ में आई? इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा पहले वाला भी बिल्कुल सही है और दूसरे वाला भी एकदम सही आंसर है हमारा, बिल्कुल मैच कर जाता है, मैच्ड, आंसर मैच कर गया, सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस सवाल के बारे में एक चीज और है कि भाई जब हम इस सवाल को करते हैं यहां पे, तो कुछ लोग इस सवाल को करने में एसएचएम का सहारा लेते हैं, ठीक है ना, इस सवाल को करने में एसएचएम का सहारा लेते हैं, ठीक है, तो वो भी एक मेथड है, बट उससे केवल ए पार्ट सॉल्व हो पाएगा, बी पार्ट उससे सॉल्व नहीं होता। एसएचएम से ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एसएचएम के कॉन्सेप्ट से आपका बी पार्ट सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बी पार्ट में वो ग्राउंड से कॉन्टेक्ट हट जाता है, तो वहां पे एसएचएम इंटरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, वो एसएचएम नहीं रही जिसको आप ले रहे हो। ए पार्ट में क्या है, ग्राउंड से कॉन्टैक्ट रहता है पूरा टाइम, तो आप एक पार्टिकल को स्टेशनरी मान के दूसरे को एसएचएम करते हुए मान सकते हो, लेकिन सेकंड पार्ट में वो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, इसलिए एसएचएम के फंडे सेकंड पार्ट में नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो ये काम आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एसएचएम के फंडे कुछ नहीं करना, जो हमने किया होगा वही एज इट इज होगा, पर कुछ लोग इसको एसएचएम से करते हैं, तो मैं आपको यही बताता हूं कि ये फर्स्ट में भी एसएचएम कोई बहुत बड़ा गुड आइडिया नहीं है, आप बिना एसएचएम के भी इसको मैकेनिक्स की हेल्प से कर सकते हो। तो आई होप बेटा ये वाला सवाल आपको समझ आया होगा, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल था। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं अब, ठीक है। इसके बाद जो हम सवाल लेते हैं, इसके बाद सवाल लेंगे हम एक ऐसा जिसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, जो एचसीवी में आंसर भी गलत दिया हुआ है कहीं कहीं पे। तो ये एक एचसीवी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें आंसर पे बड़ा कंफ्यूजन है, इस पे आंसर पे बड़ा कंफ्यूजन है। जो एचसीवी जी ने आंसर दिया है
वो अलग चीज है। जो किसी किसी और राइटर ने सॉल्यूशन दिया होता है वो कुछ और है, कोई टीचर और देता है वो कुछ और है, और सॉल्यूशन सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है। एक्चुअल में सॉल्यूशन डिफरेंट क्यों हो जाता है? सॉल्यूशन डिफरेंट हो जाता है इस केस में इसको कंसीडर करने पे। क्या आपने कंसीडर क्या किया है यहां पे? इस सवाल को अगर देखूं तो ये स्पेशल सवाल क्यों है, ये सवाल ऐसा क्यों है कि इसके ऊपर इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है। तो भाई यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे एक चीज लिखी हुई है, इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग। ये जो वर्ड है ना, जो बिफोर फायरिंग वाला जो वर्ड है यहां पे, ये जो बिफोर फायरिंग है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना बिफोर फायरिंग, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यहां पे। ये वर्ड ऐसा है कि जो सवाल को एक तरफ मोड़ देता है। ठीक, तो चलिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा अभी यहां पे, ठीक है ना, और मैं इस चीज को कॉपी भी करूंगा नेक्स्ट पेज पे, बट पहले मैं आपको सवाल समझा दूं, फिर हम इस सवाल को करेंगे और इसमें हम बिल्कुल भी ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक, देखिए ये क्या कह रहा है, अ गन इज माउंटेड ऑन अ रेल रोड कार। ओके, द मास ऑफ द कार, द गन एंड द शेल एंड द ऑपरेटर इज 50 m। तो अगर मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ करूं तो भाई ये ग्राउंड पे हम एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यू, और हम ऐसी रेल रोड कार बनाते हैं जो हमारे लिए आसान हो, जो हमारे लिए आसान हो। तो भाई ये एक रेल रोड कार बनाते हैं और इसी में हम क्या करते हैं, हम इसमें इसी तरीके की गन जो लगाते हैं, हम इसमें ऐसी गन लगाते हैं ताकि हमारी लाइफ आसान हो। तो हम इसमें एक ऐसी गन लगा देते हैं। तो ये पूरी पूरी असेंबली जो है, ये जो पूरी असेंबली है, ये मास कितना है? 50 m है। कितना है इसका मास? पूरी असेंबली का 50 m है। ओके भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पे ये कह रहा है कि द गन, द शेल एंड द ऑपरेटर इज 50 m, सब कुछ 50 m है। वेयर m इज द मास ऑफ वन शेल। तो इसके अंदर जो शेल्स हैं, जो यहां पे हम फायर करेंगे, इसके अंदर जो शेल है उसका मास m है। इस शेल को यहां से हमें यू फायर करना है। तो इसके अंदर ऐसे शेल्स भरी हुई हैं, ठीक है ना, ऐसी ऐसी इसके अंदर बहुत सारी शेल्स भी हैं, ठीक है। तो वो शेल्स यहाँ पे यूं हैं, इस तरीके से बहुत सारी शेल्स हैं। तो ये भी शेल ऊपर जाएगी तब फायर होगी। ये वाली शेल इस वक्त फायर हो रही है, ये इस तरफ फायर करने वाले हम इस वाली शेल को। आई होप ये वाली बात समझ आ रही होगी क्या हो रहा है। अब ये कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द शेल विद रेस्पेक्ट टू द गन। भाई ये जो इसने वर्ड बोल दिया है ना यहां पे, कौन सा वर्ड बोल दिया? विद रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू द गन। ये इसका मतलब ये है कि हमें गन पे बैठना है, तो हमें किसी ना किसी को यहां गन पे बिठाना पड़ेगा। बिठाओ भाई गन पे। तो हमने यहां पे किसी को गन पे बिठा दिया है। ये आदमी कहां बैठा है? गन पे बैठा है ये। ओके ठीक है, तो हमने इसको गन के ऊपर बिठा दिया। तो इस आदमी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, लेकिन इसी के साथ एक बात और ऐड की गई है कि विद रेस्पेक्ट टू द गन इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग, यानी कि इस फायरिंग से पहले वाली स्टेज में जो इसकी सिचुएशन है वो। तो बिफोर फायरिंग वाली जो स्टेज है ना, उसमें जो गन पे आदमी बैठा है उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। तो ये कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द गन बिफोर फायरिंग इज 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द रिकॉयल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकेंड शॉट? दूसरे शॉट के बाद रिकॉयल स्पीड इस कार की क्या होगी? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पे दिक्कत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, सोचने वाली बात है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को मैं एज इट इज नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को बार बार एज अ रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सवाल को कर देता हूं छोटा, ठीक है, ताकि मुझे ये मैं पढ़ने में इसको यूज कर लूं, है ना। तो ये वाला आपके पास सिचुएशन है, ठीक है ना। बात को समझना है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये वाली सिचुएशन हमने बना ली है, और हम इस वाली सिचुएशन को ये इसको बार बार ऐसे कॉपी भी करते रहेंगे। कैसे? कि यही वाली स्टेज आफ्टर वन फायरिंग आएगी, ठीक है। तो भाई ये सोच लो कि ये वाली जो सिचुएशन है,
ये वाली बुलेट यहां से गायब हो चुकी है और ये बाहर निकल चुकी है अब, यानी कि सेकेंड जो फर्स्ट फायरिंग है ये है, दिस इज फर्स्ट फायरिंग। ये वाली आपकी पहली फायरिंग है, तो ये बुलेट में से निकल चुकी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आप, उसने क्या बोला है, अगर उसके सवाल को पढ़ा जाए तो बड़े आराम आराम से सवाल कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। हालांकि मुझे बहुत तेज करना चाहिए ताकि आपका समय बचे, बट बेटा ये कोई मेंस की क्लास तो है नहीं, इसमें तो आपको पूरी अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत डीप वाला, ठीक है। चलो ओके, अब मुझे एक चीज बताया, अगर ये 50 m है तो अब तो ये 49 m रह गया होगा, हाँ क्योंकि m ये है। अब ये जो इंसान बैठा है ये बिफोर फायरिंग तो ये है, तो बिफोर फायरिंग तो सब कुछ रेस्ट में है, तो ये जो आदमी रेस्ट में बैठा है बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले ये रेस्ट में, जो रेस्ट में इंसान है उसको इसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है, 200, तो ये वाली वेलोसिटी एक्चुअल में 200 ही होगी, ये वाली इस वेलोसिटी 200 ही होगी। ओके, अब इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो उतना ही होगा जितना इस सिस्टम का है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम अगर मैं इनिशियली निकालूं तो ये जो पूरा 49m है, ठीक है ना, तो 49m की वेलोसिटी भी जीरो है, और इसके अंदर जो अभी बुलेट है m मास की, उसकी वेलोसिटी भी कितनी है, जीरो, तो भाई इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है इसका। अब यहां पे अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मोमेंटम बैलेंस तो लीनियर मोमेंटम बैलेंस तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही किया जाता है। अब ये बिफोर फायरिंग, फायरिंग होने से पहले तो ये सब कुछ रेस्ट में था, तो ये आदमी रेस्ट में जो आदमी है वो समझ लो ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 200 दिख रही है, तो एक्चुअल में ये 200 ही है। तो भाई इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो एक m मास है उसका मोमेंटम उस तरफ कितना है, m इंटू 200 है उस तरफ। ओके, अब जो रिमेनिंग मास है 49m, ठीक है ना, मान लो इसकी रिकॉइल स्पीड इस तरफ v1 है पहली फायरिंग के बाद, तो जो यहां रेस्ट में बैठा हुआ है इंसान उसको वो तो 200 से दिख रहा है, ये v1 से दिख रही है, तो डेफिनेटली अगर इसका मोमेंटम अभी भी पूरे सिस्टम का जीरो है तो 49m का मोमेंटम इस तरफ आना चाहिए, तो भाई 49m इंटू v1 ये इस तरफ आना चाहिए मोमेंटम इसका, जितना मोमेंटम उसका उस तरफ है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां से जो v1 की वैल्यू है, m से m कट गया, दैट इज 200 बाई 49, ये v1 की वैल्यू आ चुकी है। एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं ऐसा ही है। ओके, मान लेते हैं ऐसा ही है। अब भाई मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे थर्ड स्टेज बनानी है, तो मैंने क्या किया भाई, फर्स्ट स्टेज तो मैंने ये बना दी, यहां पे ये रही फर्स्ट स्टेज, तो यहां तक की फर्स्ट स्टेज का ये मोमेंटम भी मैंने लिख दिया है। अब ये हमारी क्या है, सेकंड स्टेज थी ये वाली, ये तो ये पूरी की पूरी जो हमारी सेकंड स्टेज थी भाई, ये हमने यहां लिख दी है। ओके, इसमें सब कुछ इसकी वेलोसिटी वगैरह सब लिखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड है। ये सब हो गया, अब मेरे को क्या करना है, ये तो फर्स्ट शॉट था हमारा, क्या था ये हमारा फर्स्ट शॉट था। अब हम सेकंड शॉट की प्रिपरेशन करेंगे, तो भाई हमने क्या किया, वो बुलेट तो गई, ठीक है ना, अब बुलेट तो गई, ये अपना अब हम यहां पे सेकंड शॉट की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए भाई इस जगह पे ये वाला हमारा सेकंड शॉट होगा। ओके, अब ये जो 49 है ये कितना हो जाएगा, ये तो 48 हो जाएगा। ओके, और ये वाली शेल जो यहां पे है, ये वाली शेल जो यहां पे है, ये वाली शेल यूं जाएगी और ये वाली शेल यहां पे होगी, और ये वाली शेल की स्पीड इस तरफ होगी ये, और एक शेल और है वो तो आगे जा चुकी, वो तो आउट हो, वो पहले वाली शेल है, उसके बाद ये सेकंड वाली शेल है। अब सेकंड वाली शेल के बाद ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी आपकी कितनी, v2, v2 हो गई v2। चलिए अब मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है,
ये वाली वेलोसिटी आपकी कितनी है, ये वाले इसकी वेलोसिटी कितनी है 200/49। अब सवाल को फिर पढ़ते हैं, अब सवाल में फिर पंगे होंगे, है ना, इस बात को फिर से समझना आप। इस सवाल में फिर से पंगे होने वाले हैं पढ़ने की वजह से, ऐसे पंगे पढ़ने की वजह से होंगे। क्यों, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द शेल विद रिस्पेक्ट टू द गन इज 200 मीटर पर सेकेंड इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग। अब ये फायरिंग जो है, इसने ये नहीं बोला कि ये फर्स्ट फायरिंग है या हर बार की फायरिंग है, ठीक, बट हम हर बार की फायरिंग लेंगे, हर बार की फायरिंग लेंगे, ठीक है ना। अब व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर सेकेंड शॉट, सेकेंड शॉट के बाद ये, यानी कि वो चाहता है कि V2 बताइए आप। लेकिन जो ये वेलोसिटी हम 200 लिख रहे हैं, ये वाली 200 लिख रहे हैं, इस पे फिर से 200 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा मुझे, इस पे फिर से 200 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एम मास तो यहां पे है। अब ये तो 48 रह गया, ये एम मास है जो कि 200 से चल रहा है। अब ये जो 200 मीटर पर सेकंड ये किसको दिख रहा है, ये एक सवाल में क्लियर नहीं है। ये इसको दिख रहा है क्योंकि सेकंड फायरिंग से बिफोर वाली फायरिंग ये है, और अगर ये फायरिंग बस फायरिंग है तो सेकंड बिफोर सबसे पहली फायरिंग ये है, क्या इसके हिसाब से दिख रहा है। तो मैं इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता कि इसके हिसाब से ये वेलोसिटी 200 है या फिर इसी के जिसके हिसाब से पहले वाली थी उसी के हिसाब से ये वाली वेलोसिटी 200 है, ठीक है ना। तो मैं तो भाई अब इसके हिसाब से ले रहा हूं, इसीलिए आंसर इसमें गलत आते हैं, क्योंकि ये इसमें क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में कि ये कौन सी बिफोर फायरिंग वाली। तो मैं तो जस्ट बिफोर फायरिंग वाली, तो यहां पे बिफोर फायरिंग के साथ जस्ट वर्ड भी होना चाहिए था, या फिर जस्ट होना चाहिए या फिर जस्ट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये इसके साथ है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट बिफोर मान रहा हूं, इसके हिसाब से मान रहा हूं। तो भाई आप ये देखो, ये आदमी, ये जो आदमी है ये इस तरफ कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा V1 से, और V1 की वैल्यू कितनी है 200/49 है। अब जो आदमी इस तरफ 200/49 से चल रहा है उसको ये वाली वेलोसिटी 200 से दिख रही है, तो एक्चुअल में मोमेंटम बैलेंस तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी स्पीड आगे की तरफ क्या हो जाएगी, जो इस तरफ चलने वाला है उसको इस तरफ 200 दिख रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी एक्चुअल में 200 माइनस 200/49 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 49 इंटू 200 माइनस 48, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 48/49 इंटू 200, और ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, ठीक है ना। तो जब हम मोमेंटम बैलेंस करेंगे तो इसका मोमेंटम आगे की तरफ m इंटू ये रखेंगे, और इसका मोमेंटम भी, क्योंकि अब पूरे सिस्टम का मोमेंटम इस तरफ है, तो इसका मोमेंटम इस तरफ जो आएगा, ठीक है ना, वो 48 इंटू V2 आएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो मोमेंटम है इस वाली स्टेज में, क्योंकि अब सेकंड वाले को हमने आउट कर दिया, तो हमारी केवल ये 49 m की ये हो गई, तो मोमेंटम हम लिख रहे हैं इस तरफ, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम इस तरफ कितना होगा, ये होगा 49 m इंटू V1, ये इस तरफ का मोमेंटम होगा। अब यही मोमेंटम इस पूरे अरेंजमेंट का होना चाहिए, किस कौन से अरेंजमेंट का, ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये वाला, ये इतना जो पार्ट है ना, ये इसका मोमेंटम इतना ही होना चाहिए। ओके, तो भाई इसके मोमेंटम में जब हम इसका मोमेंटम इस तरफ लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 48 m इंटू V2। ओके भाई, ठीक है, और उसका मोमेंटम तो उस तरफ है तो वो माइनस के साथ लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा m इंटू 48/49 इंटू 200, वो ये लिखा जाएगा। अब आप खुद सोच लो ये क्या है। अब आप यहां पे देखो 49 m तो यहां पे है ही आपका, 49 m तो ये है। V1 की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो 200/49, ये 200/49 हो गया, ठीक है। तो आप इस वाले 49 से ये वाला 49 काट सकते हो, तो m इंटू 200, और थ्रू आउट m से m सारे काट सकते हो, तो इस वाले m से ये वाला m खत्म और ये वाला m खत्म, तो इस तरफ तो आपका केवल 200 बच रहा है, और इस तरफ बच रहा है आपका 48 इंटू V2, और यहां पे बच रहा है माइनस में 48/49 इंटू
200। ठीक है, तो भाई इस केस के हिसाब से मुझे V2 निकालना है, तो यहां पे 48 इंटू V2 इज इक्वल टू 200, और वो चीज प्लस हो जाएगी, प्लस की 48/49 इंटू 200। अब इसको आप 48 से डिवाइड कर दो, इसको आप 48 से डिवाइड कर दो, तो आपके जो V2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 200/48 प्लस 200/49, यानी कि 200 इंटू 1/48 प्लस 1/49, ये आंसर बन रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, अब अगर इसको मैच करें हम, तो यहां पे ये आंसर मैच होता है, 200 इंटू 1/49 प्लस 1/48, ये आंसर मैच होता है। राइट, अब ये सवाल एक्चुअल में बहुत ज्यादा बेहतरीन लेवल का सवाल है। ठीक, जिसको बिल्कुल क्लैरिटी हो, कौन सी, 100% क्लैरिटी हो, ठीक है ना, वो इस सवाल को कर पाते हैं, और कुछ लोग बहुत छोटे से मेथड से भी इसको कर देते हैं। लेकिन बेटा इसमें क्या है, क्लैरिटी थोड़ी सी क्वेश्चन में कम है, तो हम जस्ट बिफोर वाला केस लें। ठीक है ना, कौन सा लें, जस्ट बिफोर, ठीक है ना, फायरिंग, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही मैच करता है जो दे रखा है। लेकिन बेटा अगर हम ये मान ले कि बिफोर फायरिंग, पहले वाली फायरिंग से पहले वाले, तो इसके हिसाब से ये वाली वेलोसिटी 200 है, तो इसी के हिसाब से ये वाली वेलोसिटी भी 200 होगी, क्योंकि वो तो रेस्ट में है। तो अब जब हम ये सेकंड स्टेज वाली चीज लिखेंगे, ये वाली, ये सेकंड स्टेज वाली चीज लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे कि इस स्टेज में 49m इंटू V1 मोमेंटम इस तरफ है, अब जो ये 48 इंटू V2, ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हम कितनी लिखेंगे, m इंटू 200 ही लिखेंगे। अब ये 48/49 नहीं लिखेंगे, m इंटू 200 ही लिखेंगे, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 200 है। तो आप खुद देखो, जब ये वाली चीज आपकी 48/49 के बजाय केवल 200 लिखी जाएगी यहां पे, तो ये 200 है और ये 200 है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज इधर आके इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, 48/49, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, 400/48 ये V2 की वैल्यू आ जाएगी, और वो आंसर डिफरेंट होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको बिफोर फर्स्ट फायरिंग कंसीडर कर लेते हैं, उसमें गलती हो जाती है। तो आई होप ये वाला सवाल आपको बिल्कुल क्लियर होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो भाई, सेंटर ऑफ मास के सवाल हैं तो इनमें टाइम तो लगता ही है। अब एक ये वाला सवाल लीजिए, ये वाला भी बहुत अच्छा सवाल है। दिस इज ग्राउंड, ग्रुप नहीं है, ये ग्राउंड है। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है हमें, सवाल हमें ये कहता है कि अ मैन हुज मास इज m kg, जिसका मास कितना है, m किलोग्राम है, जंप्स वर्टिकली इनटू एयर फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन, ओके, इन विच his center of mass is at a height of h1 from the ground, okay, when his feet are just about to leave the ground, his center of mass is h2 from the ground and finally rises to h3, finally rises to h3, and he is at the top of the jump. What is the average upward force exerted by the ground on him? उसके ऊपर ग्राउंड ने एवरेज फोर्स कितना लगाया है, ये आपको बताना है। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है, कितना फोर्स लगा है ये आपको बताना है। राइट, ठीक, सुनना है ध्यान से अगर इस सिचुएशन को अच्छे से देखा जाए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बचा रहे कि आप चाहो तो इसको अपनी शीट पे ही ट्राई भी कर सको।
तो ये अपना सवाल है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक भाई ऐसी स्टेज बनाते हैं हम, यहां पे एक ऐसी स्टेज बना लेते हैं ये, और एक आदमी की डिफरेंट डिफरेंट हाइट वाली स्टेज बनाएंगे। तो मान लीजिए एक आदमी सिटिंग पोजीशन में है, तो मान लीजिए ये यहां पे इस तरीके से सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे हाथों करके सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ, ओके ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पे है, इस जगह पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो मैं इसके सेंटर ऑफ मास को यहां पे इस तरीके से ले लेता हूं कि भाई इसके सेंटर ऑफ मास की स्टेज ये वाली है, ये। तो वो कह रहे हैं कि अभी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, H1 पे है, ओके। तो अब ये आदमी इस स्टेज से ऐसे बैठा हुआ है, अब ऐसे उठता है। अब ये क्या करता है, ये ऐसे उठता है। तो जब ये इंसान उठेगा, ठीक है ना, तो इसका सेंटर मास ऊपर जाएगा। तो भाई ये इंसान क्या हुआ, ऐसे उठा और यहां तक पहुंचा। अब इसके पैर यूं है ग्राउंड पे, और ये इंसान अब यूं ऊपर उठने वाला है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहां पे है। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास की नई स्टेज है वो यहां से थोड़ी सी ऊपर जा चुकी है, यहां पहुंच चुकी है ये वाली। क्योंकि ये ऐसे से ऐसे खड़ा हुआ, तो आप ये सोचो यहां पे ये वाली जो हाइट है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की ये वाली जो हाइट है, इस वाली हाइट को बोल रहे हैं H2। तो इसका सेंटर ऑफ मास अब H2 हाइट तक जा चुका है, ओके। ये ना, फ्रॉम एंड फाइनली राइजेस टू H3। अब ये जो अपनी फाइनल स्टेज में है, ये अपनी क्योंकि इसको तो ऊंचे से ऊंचा कूदना है, तो इसको क्या करना है, अभी इसको ऊंचे से ऊंचा कूदना है। तो ये यहां पे है और इसने अपने पैरों को भी ऐसे कर लिया है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच चुका है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट तक जंप करेगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का नया स्टेट है, इसके सेंटर ऑफ मास की नई स्टेट यहां तक पहुंच चुकी है। तो अब वो ये कह रहा है कि ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट H3 है यहां तक की। तो ये H1, ये H2, ये H3, मैक्सिमम हाइट ये वाली है। तो ये सिचुएशन है, ठीक। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन रीड कराऊं यहां पे, तो ये कह रहा है कि मैन हुज मास इज m जंप्स वर्टिकली इनटू एयर फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन इन विच his center of mass is at height of H1 from the ground when his feet are just about to leave। जब ये बस ग्राउंड से कूदने वाला है तब इसका सेंटर ऑफ मास H2 हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड फाइनली राइजेस टू H3, फाइनली H3 तक जाता है, ठीक है, व्हेन ही इज एट द टॉप। अब तो बताना एवरेज फोर्स कितना लग रहा है ग्राउंड से। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखिए भाई, जब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है तब इसके ग्राउंड से कनेक्शन खत्म हो चुका है और अब ये इन द एयर है। तो मान लो अगर इस स्टेज में, जब ये यहां पे है, अगर इस स्टेज में इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है, तो v वेलोसिटी से ये यहां इतनी हाइट जा पाता है, ठीक। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी चीज को हम ऊपर u से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u²/2g तक जाती है वो मैक्सिमम हाइट। अब जब इसके सेंटर ऑफ मास का कनेक्शन ग्राउंड से हट गया, तो अब तो ये यहां पे फ्री फॉल में है। अब फ्री फॉल में इसका सेंटर ऑफ मास बस इतनी डिस्टेंस, इतनी हाइट ट्रेवल करता है, इतनी हाइट, और ये वाली हाइट कितनी है, H3 - H2। तो भाई H3 - H2 जो है, कौन सा, H3 - H2 वो हाइट है जो ये इसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम ले पाता है। तो ये वाली वेलोसिटी अगर v है तो ये v²/2g के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अब तो केवल ग्रेविटी लग रही है ना, तो ये वाली वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा कि वेलोसिटी की वैल्यू आई कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू आई है 2g × H3 - H2 और इसका अंडर रूट, ये वाली वेलोसिटी है। अब बात को फिर ध्यान से सुनना, जब ये ग्राउंड पे से उठा था तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी।
और यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h2 माइनस h1। ठीक, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर उस पे ऊपर की तरफ F फोर्स लग रहा है ग्राउंड की तरफ से, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास पे ग्राउंड की तरफ से F फोर्स लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास को कुछ ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। उस एक्सेलरेशन के होते हुए जीरो से v वेलोसिटी हो गई, या कितनी डिस्टेंस पे, h1 से h2 जाती। थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर तो v स्क्वायर हो ही गया है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर तो v स्क्वायर हो ही गया है। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a। अब u से v वेलोसिटी होने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई, यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, तो ये वाली वैल्यू होगी आपकी h2 माइनस h1। तो यहां से आप ये देखिए, अगर मैं इस v की वैल्यू को वहां से डाल दूं तो ये a की वैल्यू निकल आएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ h2 माइनस h1। ओके, v स्क्वायर की वैल्यू वहां से डाल दीजिए, तो दिस इज 2g इंटू h3 माइनस h2, ये तो आपकी v स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और ये 2 इंटू h2 माइनस h1, ये आपके इसकी वैल्यू हो गई। अब आप खुद सोचो, इस 2 से ये 2 कट गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई g इंटू h3 माइनस h2 डिवाइडेड बाई h2 माइनस h1, ये आपके इसकी वैल्यू आ गई है a की। ये कौन सा a है, जब तक ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है और इसके सेंटर मास को एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a मिल रहा है, कब तक, जब तक ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो भाई अगर मैं यहां पे अब एक FBD बनाता हूं, क्या बनाता हूं, एक FBD बनाता हूं कि एक m मास का ब्लॉक है, उस पे नीचे से F फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, खुद उस पे mg नीचे लग रहा है, और उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी F माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। तो भाई इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस ma, ये इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जो ऊपर की तरफ इस पे लग रहा है, ठीक है ना। अब mg प्लस ma कर लो, तो m इंटू जी प्लस a, तो g प्लस g इंटू h3 माइनस h2 डिवाइडेड बाई h2 माइनस h1, ये आपका आंसर है। तो अब ये जो फोर्स आएगा ये कितना आएगा वो देख लो, आप देख लो, g कॉमन ले लो बाहर, तो mg तो ये बाहर आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा वो देखना है। अब बचेगा h2 माइनस h1 प्लस h3 माइनस h2, h2 से h2 कट गया, तो यहां पे h2 माइनस h1 प्लस h3 माइनस h2, h2 से h2 कट गया, तो h3 माइनस h1 ऊपर, h3 माइनस h1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे h2 माइनस h1 नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, मेरे हिसाब से ये आपका आंसर होगा। तो इस चीज को थोड़ा इस तरीके से सोचना है, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है। तो भाई जब तक इसके पैरों पे फोर्स लगेगा वही तो इसके सेंटर मास को ऊपर ले जाएगा, वही इसके सेंटर मास को एक्सेलरेशन देगा, और कब तक, जब तक इसके पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ठीक। तो वो फोर्स अगर F लग रहा है, ठीक है ना, और mg नीचे लग रहा है, तो F माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन बनेगी। तो a हमने कैसे निकाला, ऐसे निकाला है कि कितना a होगा, a इस तरीके से निकल गया यहां पे, और यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई थी v, ताकि ये उतनी हाइट तक जा पाए। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा, किस तरीके का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो यहां से यहां तक की एक स्टेज है और ये आपकी दूसरी स्टेज है, इस तरीके से ये सॉल्व होके आता है, राइट, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे हम एक और सवाल देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एक बार इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं, mg इंटू h3 माइनस h1 अपॉन h2 माइनस h1, तो आंसर भी हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें समय भी हो सकता है ज्यादा लग जाए, और मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये, ठीक। ये दिख रहा है सवाल आपको, ये
इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना है। क्या है, पहले तो सवाल पढ़ेंगे हम, फिर इसको आराम आराम से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट करना पड़ेगा ये बड़े आराम आराम से, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। ये कह रहा है कि वेज ऑफ मास m इज इक्वल टू 2m, यानी कि इसका मास m है तो इसका मास 2m है, सीधी बात है। ओके, रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो प्लेन है ये स्मूथ है। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ओवर इट एट लेफ्ट एंड a एज शोन इन द फिगर। अ शार्प इंपल्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ड्यू टू विच इट स्टार्ट मूविंग ऑन द राइट विद द वेलोसिटी v नॉट। तो इसको हम ऐसे हिट करते हैं, ये इस पे चलता है, चल के इस पे ऐसे चढ़ता है, तो जैसे ये यहाँ पे चढ़ता है तो ये भी चलना शुरू कर देगा, और जब ये इस पे ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है ना, तब इसकी वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से चलेंगे और चलते चले जाएंगे। ओके चलिए, ठीक है, सोचने वाली बात है, बड़े आराम से चलते रहेंगे हम इसमें। तो ये बोल रहा है कि द ब्लॉक कोलाइड विद द पार्टिकल ऑफ सेम मास m, जब ये पार्टिकल यू जाके ऐसे जंप करता है ऊपर, तो ये सेम मास के पार्टिकल से टकराता है जो कि वर्टिकली मूव कर रहा है डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ये 2 मीटर पर सेकेंड के पार्टिकल से ऐसे टकराता है सेम मास के, जिसकी वेलोसिटी 2 है, एंड गेट्स स्टक विद इट, और उसके साथ ये जुड़ जाता है, ठीक है ना, और पूरी कंबाइंड बॉडी फिर ग्राउंड पे गिरती है। जब ये ग्राउंड पे गिरती है तो इसकी बैक पॉइंट पे गिरती है, इसके बैक पॉइंट पे गिरती है, राइट। तो आपको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। चलिए इस सवाल को मैं यहां पे सॉल्व करूंगा और बहुत ध्यान से सुनना है, इसमें पूरा का पूरा आपका दिमाग 100% लग जाएगा। इतना अच्छा सवाल है ये। मान लीजिए ये आपका पूरा एक ग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है ये, तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे एक ब्लॉक है आपके पास, ये ऐसे एक ब्लॉक है, यूं यूं ले लिया मैंने एक ब्लॉक, थोड़ा छोटा लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है ना, और ये इसकी हाइट ले लेंगे ऐसे, और थोड़ा सा इसको हम ऐसा बना लेते हैं यहां तक का, तो ये अपना ब्लॉक हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये वाला अपना ब्लॉक हो गया। अब इस ब्लॉक पे यहां पे एक छोटा सा और ब्लॉक रखा हुआ है ये, तो इस पूरे का मास तो 2m है, ठीक है ना, इस पूरे का मास कितना है 2m है। तो मैं इस वाले पार्ट को तो ऐसे ले लेता हूं। अब आपको दिख गया होगा ये वाला पार्ट, ओके। तो यहीं पे, तो ये वाला ब्लॉक है m मास का, ओके, ये है अपने पास। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये वाला ब्लॉक थोड़ी देर में यहाँ तक पहुँचेगा, ओके, फिर यही वाला ब्लॉक थोड़ी देर में यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है ना, और यही वाला ब्लॉक थोड़ी देर में यहाँ तक पहुँचे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो सारी स्टेज में बना के आपको दिखाऊंगा क्या होगा। तो भाई जब ये वाला ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये वाली लेंथ तो L है, तो ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक यूं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तक ऐसे ही चला जाएगा, यहां तक ये ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी तो इसकी वेलोसिटी, जब तक ये इस स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v नॉट ही होगी अभी इसकी वेलोसिटी। लेकिन जब ये इस पे चढ़ना शुरू होगा तो ये भी चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक ये यहां रखा है, जैसे ये यहां पे चढ़ना चालू होगा यूं इस पे और ऊपर चढ़ता चला जाएगा, तब तक ये भी आएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा, चढ़ते चढ़ते यहां पहुंच जाएगा इस जगह पे ऐसे यूं। तो तब तक जिस मोमेंट पे ये इस पे चढ़ रहा है, अगर ये इसकी फ्लैट सरफेस है और ये इस पे चढ़ रहा है, तो भाई इस पूरे ब्लॉक की ये वाली वेलोसिटी और इस वाले ब्लॉक की ये वाली वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि ये इस ब्लॉक पे वर्टिकली चढ़ रहा है। तो अगर यहां कोई बैठ के इसको देखेगा यूं, तो ये इस वाले को ये वर्टिकली दिखेगा ऊपर चलते हुए, तो इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन इस पार्टिकल की ये वर्टिकल वेलोसिटी भी जरूर होगी। तो अगर ग्राउंड से देखा जाएगा तो ये वाला पार्टिकल इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये
ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा यहां तक, ठीक है। इस बात को समझना है कि किस तरीके की प्रोजेक्टाइल मोशन ये कर रहा है। तो भाई ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसे जाएगा यूं, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और इस वक्त ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, और इस वक्त इस पार्टिकल की, कौन से वाला, ये वाला पार्टिकल, कौन सा, ये वाला पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही वाला पार्टिकल यहां से यूं जाएगा और ये यहां होगा इस वक्त इस जगह पे, और इसकी वेलोसिटी, ठीक है ना, इस वक्त ऐसी होगी, और कितनी होगी, vx होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल करते हुए ये वाली वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं है, ये वाली वेलोसिटी vx होगी, और भाई इसकी वेलोसिटी तो vx है ही, ठीक। तो अभी भी ये वाला ब्लॉक एग्जैक्टली इसके ऊपर ही होगा, इसके बिल्कुल ऊपर होगा अभी भी ये वाला ब्लॉक। यही बताना है मुझे कि अभी भी, क्योंकि ये भी vx से चल रहा है, ये भी, तो इस पे से भले ये कूद जाए पर ये भी vx से चलता रहेगा, ये इस हाइट पे होगा यहां पे। अब गड़बड़ होगी यहां पे, अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो भाई vx ही रहेगी, इसकी वेलोसिटी तो vx ही रहेगी, और ये वाला ब्लॉक अब इस पे नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक अब इस पे नहीं होगा यहां पे, पर इसकी वेलोसिटी रहेगी vx ही, ठीक है। तो अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जब ये यहां पे होगा तो इसके साथ एक दूसरा ब्लॉक बिल्कुल सेम मास का ऊपर से आके जुड़ जाएगा, ये वाला m मास का ब्लॉक ऐसे आएगा और इससे जुड़ जाएगा। अब ये जो कंबाइंड मास है यहां से, ये कंबाइंड मास अब यहां से नीचे गिरेगा, यूं ऐसे नीचे गिरेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा कंबाइंड मास यहां तक पहुंच जाएगा, ऐसे यूं, ठीक है ना। और ये कंबाइंड मास जब नीचे लैंड करेगा यूं, तो भाई ये कंबाइंड मास इसके बिल्कुल बैकग्राउंड पे गिरेगा, यहां पे इस बैक वाले पॉइंट पे गिरेगा। ये पूरी कहानी है, ये क्या है, ये पूरी कहानी है। तो ये इसके बैक पॉइंट पे गिरेगा, तो आपको ये बताना है कि इसकी ये वाली लेंथ है कितनी, ये वाली लेंथ बतानी है कितनी है, ठीक है ना, ये वाली लेंथ बतानी। आई होप ये स्टेज आपको समझ में आई होगी, कौन कौन सी स्टेज है, इतने ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये आपकी सेकंड स्टेज है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये वाली जो है ये आपकी सेकंड स्टेज है, जब ये इससे जंप करने वाला है, ये आपकी थर्ड स्टेज है, और ये आपकी फोर्थ स्टेज है, जिसपे वो आके वापस से गिर भी गया है यहाँ पे, ये थर्ड स्टेज, ये फोर्थ स्टेज, ये यहाँ पे गिर भी गया है, ठीक। अब इसको स्टेप बाय स्टेप निपटाएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब आप यहां पे एक चीज देखो कि भाई अगर इसका मास m है और इसका मास 2m है, इसका मास कितना है 2m, तो अभी तो ये रुका हुआ m, इनिशियल मोमेंटम तो m इंटू वी नॉट ही है, लेकिन जब ये सेकेंड स्टेज में होगा और ये यहां होगा, तो इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2m मास की और m मास की सेम होगी। तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम बैलेंस करूं तो 2m प्लस m इंटू vx, तो यहां पे मुझे पता है कि vx की वैल्यू v नोट बाई 3 आ गई, ये हमें पता है। यानी कि इस टाइम ये वाली वैल्यू जितनी भी है ये v नोट बाई 3 है, एंड कोइंसिडेंटली v नोट की वैल्यू इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है, v नोट की वैल्यू दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड, और जो ऊपर से पार्टिकल आ रहा है उसके 2 दी हुई है, और इसका मास 2m दिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो v नोट बाई 3 तो आपकी कितनी हो गई, इसको मैं हटा दूं तो ये वाली वेलोसिटी तो कुल 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। बहुत अच्छे, v नोट तो 6 है ना भाई, ये वाली 6 थी, v नोट की वैल्यू कितनी थी 6, तो अब ये 2 हो गई, तो ये भी 2 से चल रहा है, ये भी 2 से चल रहा है, यानी कि ये वाली वेलोसिटी तो भाई साहब 2 ही रहनी है। गजब, बात समझ में आ गई, ये वाली वेलोसिटी 2 रहनी है और ये वाली वेलोसिटी भी 2 ही रहनी, अभी चिपकेगा तब अलग होगी। अब इसकी वेलोसिटी भी 2 रहनी है, 2 मीटर पर सेकेंड ही है, ओके। अब यहां पे ये वाली वेलोसिटी अगर मैं vy निकालूं तो मुझे यहां पे एनर्जी का बैलेंस करना पड़ेगा, तो करिए एनर्जी का बैलेंस, कोई इसमें सोचने वाली बात तो है नहीं, फटाफट एनर्जी का बैलेंस लिख देते हैं। यहां पे एनर्जी कितनी है, यहां पे एनर्जी हाफ इंटू m इंटू 6 का स्क्वायर,
यही एनर्जी सबको बटेगी। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 2, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2, और ये वाली वेलोसिटी है वी वाई। तो इस बात को समझना। तो इस वाली एनर्जी का जो इसके पास है, इसमें से कुछ एनर्जी तो इसको mgh की फॉर्म में मिल गई। तो m इंटू 10 इंटू 0.2, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 0.2 मीटर दे रखी है। तो ये वाली हाइट कितनी है 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर है। देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये वाली हाइट 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये 0.2 है। तो m इंटू जी इंटू 0.2, इतनी पोटेंशियल एनर्जी भी चली गई, प्लस इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल गई। हाफ इंटू 2m इंटू 2 का स्क्वायर, वेलोसिटी तो 2 है, और इसकी एनर्जी कितनी हो गई, इसकी एनर्जी होगी हाफ इंटू m इंटू इसकी ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर लगेगा। तो ये वाली वेलोसिटी क्या लगेगी, इसकी vx का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करके फिर उसका स्क्वायर। तो ये लिख देते हैं हम, ये यहां पे एनर्जी बैलेंस लिखा गया, क्योंकि भाई इस पार्टिकल की नेट स्पीड क्या होगी, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो उसका फिर स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। यहां पे आप देख लीजिए, थ्रो आउट पूरा का पूरा m निपट गया, m पूरा खत्म। ये ठीक है ना। अब 2 की अगर मैं चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 यहां से आ जाएगा, यहां पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1/2 यहां से निपट जाएगा, 1/2 यहां से भी निपट जाएगा। तो ये तो आपका 36 हो गया, और ये 2 इंटू 0.2 तो आपका 2 हो गया। तो 2 इंटू 2 ये आपका 4 हो गया, प्लस आप खुद देख 0.2 इंटू 10 तो 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये m कट गया। अब ये 2 है और ये 2 है, तो ये आपका 8 हो गया। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 हो गया, प्लस ये कट गया, तो ये आपका 4 हो गया, और प्लस vy का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे आपके सामने साफ साफ आ रहा है कि vy का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाली वेलोसिटी आपकी √20 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब ये वाली चीज यहां से यूं जाएगी ऐसे, और ये इसके नीचे नीचे ही मेंटेन रहेगा। तो अभी भी ये वाली चीज इसके बिल्कुल ऊपर रहेगी, ये तो हमें पता है यहां तक। तो अब ये देखो कि ये वाली हाइट तो 0.2 है। अब भाई ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट हमें देखनी है कितनी होगी। तो ये हाइट तो तुरंत पता चल जाएगी इससे। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और u साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट ही तो होता है। तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी √20, क्योंकि u साइन थीटा ये पूरा √20, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो ये तो 1 मीटर हो गई मैक्सिमम हाइट। यानी कि भाई ये वाली हाइट हो गई आपकी 1 मीटर। ठीक, तो पूरी ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई ये देख लो। तो यहां से यहां तक ग्राउंड से ये वाली हाइट हो गई आपकी 1.2 मीटर। ये तो सर पता चल गया, क्योंकि ये वाली हाइट 1 मीटर है, ये 0.2 है, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई 1.2 मीटर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये वाली वेलोसिटी √20 है और यहां जाके ये वाली वेलोसिटी वर्टिकल 0 हो जाएगी, ये वाली 2 है। तो अब इस कंबाइंड मास की, अगर मैं इस कंबाइंड मास की वेलोसिटी यहां पे निकालूं, एक तो ये, और कंबाइंड मास क्या है, इसके साथ एक ये जुड़ गया, ठीक है ना। तो इस कंबाइंड मास की ये वाली वेलोसिटी तो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्यों भाई 1 मीटर पर सेकंड क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी है m, मास की वेलोसिटी है 2, तो m इंटू 2 नेट मोमेंटम है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही m मास उसमें जुड़ेगा, दोनों की वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, ठीक है ना भाई। m इंटू 2 इज इक्वल टू 2m इंटू v, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इज इट ओके। तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 1। अब ये वाली वेलोसिटी और देखनी है मुझे। अब इसकी वेलोसिटी तो ये 0 है, लेकिन उसकी वेलोसिटी 2 है नीचे की तरफ। उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 है नीचे की तरफ, तो वो 2 इंटू एम प्लस एम इंटू 0, तो नीचे की तरफ भी इसकी 1 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी वेलोसिटी। तो जो ये कंबाइंड मास है, ये जो कंबाइंड मास है यहां पे, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ भी 1 है, आगे की तरफ भी 1 है, और हाइट कितनी है 1.2। अब आपको बस केवल और केवल इतना देखना है कि ये चीज कहां से कहां पहुंच जाती है। तो आप ये देखो, अगर मैं इसका ये वाला पॉइंट लेता हूं, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट तो यहां पहुंच चुका है, ओके, ये वाला पॉइंट तो यहां पहुंच चुका है, और ये जो पार्टिकल है
वो यहां से पार्टिकल जो है वो यहां से इसके लैंड पे पीछे गिरा है ना, तो वो यहां से यहां पहुंच चुका है। तो अगर मैं यहां से यहां जो गिरने का टाइम है वो टाइम निकाल लूं, यहां से यहां तक गिरने का जो टाइम, उतने टाइम में इस वाले ब्लॉक ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस चली है। तो इस 2m ने जो डिस्टेंस चली है, दिस इज डिस्टेंस बाई 2m। और ये m मास है ये वाला, इसने यहां से यहां तक की ओरिजेंटल डिस्टेंस चली है, तो इसने यहां से यहां तक की ओरिजेंटल, दिस इज डिस्टेंस बाई m। ठीक है ना। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए, यहां पे t तो निकाला जा सकता है भाई, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस वो है जो m मास ने t टाइम में ट्रेवल की है। ओके, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कौन सी है, ये वो है जो इसने t टाइम में ट्रेवल की है। अब यहां से यहां तक इन दोनों का डिफरेंस ही तो l है, तो आपको इस डिस्टेंस में से डिस्टेंस निकालनी है, l आ जाएगा। ठीक, अब मेरा टारगेट है यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना। अब ये वाली वेलोसिटी आपकी इस तरफ नीचे की तरफ 0 नहीं है, अब ये 1 है। ठीक है ना। तो और ये टोटल कितना है 1.2। तो भाई अगर मैं यहां से लेके यहां तक सेकंड इक्वेशन लगाऊं, तो 1.2 डिस्टेंस ट्रेवल की है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1, तो इंटू टी प्लस नीचे की ही तरफ लग रहा है ये, तो ये आ जाएगा 10 इंटू टी का स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो आप खुद सोचो, ये वाली इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज 1.2 इज इक्वल टू टी प्लस 5t स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपके पास t की वैल्यू 0.4 सेकेंड आ जाएगी। आप चाहो तो इसको सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो। ये 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा 0.16, तो 0.16 इंटू 5 0.8, तो ये तो 0.8 होगा और ये 0.4 होगा। 0.8 और 0.4 1.2 एकदम सेटिस्फाई करता है, फिक्स बैठ गया ये। तो t की वैल्यू कितनी होगी 0.4 सेकेंड, तो इसको यहां से यहां तक गिरने में 0.4 सेकेंड लगेंगे। अब d2m देखो, d2m यानी कि ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी देर में, इतने टाइम में। तो d2m कितना होगा, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी तो 2 है, तो ये होगी 2 इंटू 0.4। और dm कितना होगा, अब ये m मास का पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी तो 1 है। ठीक है ना, कितनी है भाई 1 है इसकी वेलोसिटी, तो यूं देखो ये 1 है ना ये वाली वेलोसिटी, तो ये 1 की वेलोसिटी से 0.4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 इंटू 0.4। ठीक है ना, तो d2m माइनस dm इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.4 मतलब 0.4 मीटर। ठीक है, एक बार अगर मैं इसका आंसर देखूं तो आंसर इसका कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू 0.4 मीटर आ रही है हमारी, उसका मतलब ही 40 सेंटीमीटर है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एकदम सही आंसर निकल के आया हमारा। आप खुद देख लो ये वाली चीज किस तरीके से मैंने सॉल्व की है, स्टेप बाय स्टेप। इससे ज्यादा डाइल्यूट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहां पे मेरा टारगेट बस यही था कि मैं किसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का ऐसा सॉल्यूशन बताऊं जो आपको समझ आए। और ये सेंटर ऑफ मास का बहुत बहुत वैल्यूएबल केस है कि कोई चीज इस पे से यूं जाती है और फाइनली इसी पे गिर, अगर ये पार्टिकल यहां नहीं टपकता, ये पार्टिकल यहां नहीं चिपकता, तो ये जाके सीधा यही पहुंचती इसी पे ही और वापस से यहीं आ जाती। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बने रहते, लेकिन ये चिपकने से इसकी स्पीड स्लो हो गई तो ये पीछे रह गया और ये आगे निकल गया, इसलिए इसके बैक वाले पॉइंट पे ये गिरा है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। राइट बेटा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस और भी बाकी हैं, किए जा सकते हैं बहुत सारे सवाल। ठीक है, तो एक आपको मैं एक और सवाल बताता हूं एचसीवी का। इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये सवाल काफी कुछ सिखा के जाता है। ठीक, ये सवाल आप पढ़ो, ये बस लास्ट सवाल है हमारे सेशन का, तो इसमें भी काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल एडवांस वाला ही पॉइंट है क्योंकि बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। देखिए इसने क्या बोला है कि 2 फ्रेंड्स ए एंड बी ईच वेइंग 40 kg
आर सिटिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म सम डिस्टेंस डी अपार्ट। ओके, ठीक है। तो ये कहता है कि ए रोल्स अ बॉल ऑफ मास 4 kg, ठीक है ना, 4 kg की बॉल को ए रोल करता है ऑन द प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स बी, which B catches, then B rolls the ball towards A and A catches it. The ball keeps on moving back and forth between A and B. The ball has a fixed speed of 5 मीटर पर सेकेंड on the platform, यानी कि ग्राउंड पे उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड रहती है। तो A पार्ट में ये पूछ रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ A आफ्टर ही रोल्स द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, बी फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेस। दो ऐसे सारे ऑप्शन पूछे हैं। अब बेटा ये फंडा, ये क्वेश्चन जितने लोगों को क्लियर रहता है, ठीक है ना, बस ये समझ लो उनके फंडे बिल्कुल क्लियर हैं। तो इसको मैं काफी छोटा कर देता हूं यहां पे, ताकि मैं इसको रीड कर पाऊं और आपको इसकी स्टेजेस समझा पाऊं। तो क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को चाहो तो इस तरीके से मैं साइड हट जाता हूं एक बार रीड करके, ठीक है। यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि यहां पे एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है। ओके, यहां पे ये एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे। तो यहां पे एक तो ए बैठा हुआ है, और यहां पे एक बॉल भी है। इस तरीके से हम एक बॉल लिए हुए हैं यहां। तो ये बॉल अभी इसके हाथों में है, इसके पास है, इसके पास है। ओके, तो ए बैठा हुआ है एक बॉल लेके, ये बॉल यहां पे है, ठीक है। तो ये इसके पास एक बॉल है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये है ए, ये कौन है, ये ए है, ठीक है। और इस पॉइंट पे बैठा हुआ ग्राउंड के, यहीं का यहीं बी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो बी भी बिल्कुल इसी तरीके से है, यहां पे बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास अभी बॉल नहीं है, वो खाली बैठा है। तो ये है आपका बी, तो ये यहां पे बैठा हुआ। ओके, ए की पोजीशन और बी की पोजीशन मुझे बिल्कुल क्लियर है कि ए क्या है और बी कहां है। तो ये आपका बी है और वो ए है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए और बी, तो मास ऑफ ए और मास ऑफ बी कितना है, 40 किलोग्राम है, ठीक है। सिटिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस पेपर एट द सेम प्लेटफॉर्म सम डिस्टेंस डी अपार्ट। इस वक्त की जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है दैट इज डी, वो डी है, ठीक है। अ बॉल ऑफ मास 4 kg, तो जो बॉल है यहां पे, जो बॉल है, तो मास ऑफ द बॉल इज ओनली 4 kg, यानी कि ये m है तो ये 10 m है, m एंड 10 m, ये समझ लो। तो बॉल का मास अगर m है तो इन दोनों का 10 m है। ये रेशियो से हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। अब ये क्या कहता है कि ए रोल्स द बॉल ऑफ मास 4 kg ऑन द प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स बी। तो पहली बार में, फर्स्ट टाइम में ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये जो बॉल है, इस बॉल को ये ए जो है इस तरफ रोल कर देता है ऐसे, और कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉल जो है इस तरफ जाएगी, और जो ये ए है, ठीक है ना भाई, ये जो ए है ये वाला, ये इस इंसान को, अब अगर इसने बॉल को उस तरफ रोल कर दिया तो इसको इस तरफ डेफिनेटली वेलोसिटी मिलेगी। इसने क्या किया, बॉल को उस तरफ थ्रो कर दिया तो इसको इस तरफ वेलोसिटी मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ये बॉल को पकड़ के बैठा था, बॉल थी 4 किलो की, 4 किलो की बॉल को 5 की वेलोसिटी दी है, तो जो मोमेंटम है वो 20 न्यूटन, ठीक है ना। सेकंड का है, ठीक है ना। तो मोमेंटम जो है 20 न्यूटन सेकंड का इस तरफ दे दिया। तो आप खुद सोचो, जब ये आदमी इस बॉल को 20 का मोमेंटम ऐसे देगा तो इसको खुद को भी तो 20 का मोमेंटम ऐसे मिलेगा। अब 20 का मोमेंटम इसको इस तरफ मिल रहा है, खुद इसका मास 40 है, तो ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी 0.5। तो भाई ये आदमी पीछे की तरफ
0.5 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा। तो बॉल सिचुएशन क्या है, बॉल आगे जा रही है 5 से और ये 0.5 से पीछे जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अब वो क्या कहता है कि देन बी रोल्स द बॉल टुवर्ड्स ए, ठीक है, टुवर्ड्स बी एंड बी कैचेस। अब इस बॉल को जो बी है वो कैच कर लेता है और कैच करने के बाद ऐसे थ्रो करता है, ठीक है। तो भाई यहां पे क्या सिचुएशन है, यहां पे ये जो बी है, ठीक है ना, ये यहां पे इस बॉल को कैच कर लेता है, किस बॉल को, इस वाली बॉल को, ये यहां पे ऐसे बॉल यूं आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है, ये इसको कैच कर लेता है, ओके। और कैच करने के बाद, कैच तो किया इसने, कर लिया कैच, अब कैच करने के बाद ये बॉल को ये ऐसे थ्रो कर देता है ये। तो अब बॉल क्या है, सेकंड स्टेज में बॉल यूं जा रही है इस तरफ और इसको इस तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। लेकिन पहले केस में जब ये बॉल को पकड़ेगा और इसको पकड़ लेगा, तब भी ये दोनों के दोनों, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों इस तरफ चल रहे होंगे। क्यों सर, दोनों क्यों चलेंगे, क्योंकि भाई बॉल उधर से आ रही है एक मोमेंटम लेके, ये चुप बैठा हुआ, ये बॉल को पकड़ लेता है, तो बॉल का मोमेंटम इन दोनों को मिलता है, तो दोनों के दोनों उस मोमेंटम से पीछे चलेंगे। तो अभी ये चल रहे हैं, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये इधर जाती हुई बॉल को इधर थ्रो करेगा, तो अब बॉल इस तरफ चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और वो उस तरफ चल रहा है मान लीजिए v से। तो अब आप ये वाली चीज बताएंगे कि ये कितनी है। अब इसने इस क्वेश्चन में यही सब पूछा है बार बार, ठीक है ना, यही सब इसने बार बार पूछा है। तो ये कह रहा है यहां पे इस जगह पे ए पार्ट में कि ये बोल रहा है कि 4 kg प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स बी एंड विच बी कैचेस, देन बी रोल्स द बॉल टुवर्ड्स ए कैचेस इट, द बॉल कीप्स ऑन मूविंग टू एंड फ्रो बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, द बॉल हैज अ फिक्स स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑन द प्लेटफॉर्म, फाइंड। ए पार्ट में क्या चाहता है ये, अब ये ए पार्ट में चाहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही रोल्स द बॉल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। भाई फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही रोल्स, तो ए की स्पीड कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकंड, तो भाई एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ओके। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेस द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब भाई ये क्या कह रहा है, ये यहां पे ये कह रहा है कि भाई ये जो ए है ये इस बॉल को अब पकड़ता है, किसको, उस वाली बॉल को, ठीक है ना, तो उस वाली बॉल को ये क्या करता है, ऐसे ये वाली बॉल यूं आ रही है और ये इसको अब पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेता है यहां पे। अब जब ये पकड़ लेता है, ये ऑलरेडी 0.5 से ऐसे जा रहा था, अब ये वाली बॉल और ये वाली बॉल दोनों इस तरफ जा रहे होंगे, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी, ये चाहता है बी पार्ट में, ठीक है ना। देखो बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये बी पार्ट में ये पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेस द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार में तो ए ने ऐसे थ्रो किया था, अब बॉल जब उधर से आ रही है तो वो उसको पकड़ता है, पकड़े हुए उसकी वेलोसिटी कितनी है ये बतानी है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई, जब ये यहां पे अकेला था, जब ये यहां पे अकेला था तो इस 40 किलोग्राम के आदमी की वेलोसिटी इस तरफ 0.5 थी, तो इसका ऑलरेडी इस तरफ मोमेंटम 20 था। अब ये जो बॉल आई यूं, ये 20 का मोमेंटम लेके आई, इसको मिल गया, तो इसको 20 का मोमेंटम और मिल गया इस तरफ। लेकिन अभी इसने बॉल को पकड़ रखा है, तो इसका और इसका बॉल का और इसका मास अभी 44 है। कितना है, 44 है, तो ये v से चल रहे होंगे, इसलिए v की वैल्यू आएगी 40/44, 10/11 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 10/11 होगी। तो जब a ने इसको पकड़ रखा है तब ये दोनों के दोनों 10/11 से इस तरफ चल रहे हैं, ये b पार्ट का आंसर हो गया। तो a पार्ट का आंसर हमारा 0.5 हुआ, b पार्ट का आंसर हमारा 10/11। c पार्ट और पढ़ते हैं। तो b पार्ट फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही रोल्स द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। b में फाइंड द स्पीड ऑफ ए, ही कैचेस द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड b after the ball has made 5 round trips and is held by a। यानी कि वो ये कहता है कि जब सी पार्ट में फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड द बॉल
ठीक। सी पार्ट में ए एंड द बॉल, फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर द बॉल हैज मेड 5 राउंड ट्रिप एंड इज इन हैंड्स ऑफ ए, और ए के हाथों में है। अब सवाल को समझना है फिर, ये तो एक बार पहले दो के आंसर मैच कर लेते हैं, कम से कम हमें ये पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप देखो बेटा, ये 0.5 मीटर पर सेकंड सही आंसर है, बी में हमारा 10/11 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अब सी, ये बाकी के पार्ट अब आप कर लोगे, ठीक है ना। अगर मैं एक पार्ट और समझा देता हूं तो अब आप ये देखिए, यहां पे इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि ये क्या होगा। अब इस स्टेज में बॉल ऐसे है, ठीक है ना। तो जब ये इंसान इस बॉल को अब थ्रो कर देगा तो बॉल यहां बीच में होगी और बॉल यहां पे इस तरफ चल रही होगी। तो जब ये इंसान इस बॉल को, ये इंसान इस बॉल को थ्रो कर देगा, तो अब इसके बाद तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। बात को समझना है, देखो भाई, इसकी वेलोसिटी 0.5 थी इस तरफ, 0.5 से जा रहा था, बॉल उधर जा रही थी, बॉल उसने पकड़ी, वापस थ्रो कर दी, तो ये 20 का मोमेंटम लेके आई, इसकी ऑलरेडी अब ये 20 का मोमेंटम लेके आई और इसने वापस थ्रो कर दिया, तो 20 का मोमेंटम लेके आई, अब 20 का मोमेंटम लेके जा रही है, तो इसको 40 के मोमेंटम का गेन हुआ। तो भाई फर्स्ट टाइम पकड़ के अगर थ्रो कर देगा और बॉल बीच में होगी तो 40 का मोमेंटम होने की वजह से इसकी स्पीड 1.5 होगी इस तरफ। ओके, अब इस बॉल को भाई ये पकड़ लेगा, कौन पकड़ लेगा? ये। जब ये पकड़ लेगा इस बॉल को और इस बॉल को ये पकड़ के ऐसे थ्रो कर देगा, तो इसकी स्पीड जब इसने थ्रो किया, पकड़ के थ्रो किया, तब की भी निकालनी। अभी हमने इसकी स्पीड तो निकाली नहीं बी की, तो भाई जब इस 20 के मोमेंटम को ये पकड़ लेगा ये, तो इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी इस तरफ जो जाएगी, ठीक है ना, इस तरफ अगर इनकी कंबाइंड वेलोसिटी देखूंगा मैं, तो 20 का मोमेंटम इधर से आया, इसका मोमेंटम 0 था, अब दोनों के दोनों ने पकड़ रखा है, मास है 44 और इसकी वेलोसिटी है v, तो v की वैल्यू आ गई 10/22। तो इस वक्त ये दोनों के दोनों 10/22 की स्पीड से इस तरफ चल रहे होंगे। कितनी स्पीड से चल रहे होंगे? 10/22। भाई दोनों का मिला के 44 है, केवल मोमेंटम तो 20 आया ना, तो 20/44 इतनी वेलोसिटी होगी। लेकिन जब ये इसको थ्रो कर देगा, जब ये इसको वापस थ्रो कर देगा, तो 20 का मोमेंटम इधर देके, ठीक है ना, अब ये वापस चलेगा, तो बॉल ने उसको 40 का मोमेंटम दे दिया, क्योंकि इसके मोमेंटम में 40 का चेंज आया। अब 40 kg वाले को 40 का मोमेंटम देंगे तो इसकी वेलोसिटी अब 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जब ये इसको पकड़ के, ऐसे पकड़ के यू थ्रो कर देगा, तो 20 का मोमेंटम लेके आ रही है, उसने 20 का मोमेंटम इस तरफ दे दिया, तो इस आदमी में 40 के मोमेंटम का चेंज आया, तो बॉल अभी बीच में होगी और ये 1 से ऐसे जा रहा होगा। अब उस बॉल को पकड़ के ये थ्रो करेगा, बॉल इधर जा रही होगी, इसकी स्पीड ये होगी। अब ये जब अब थ्रो करेगा, ठीक है ना भाई, तो जो बॉल है यहां पे वो इस तरफ जा रही होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम बॉल को यूं, इस तरीके से बार बार से हम इसको ऐसे ले सकते हैं। देखते हैं कितनी स्टेजेस बनती हैं। तो जब इसने पकड़ के थ्रो किया, देखो भाई पहली बार में इसकी स्पीड 0.5, उसने थ्रो कर दिया, उसकी 1 हो गई। अब इसने पकड़ के थ्रो कर दिया, इसकी 1.5 हो गई। उसने पकड़ के थ्रो कर दिया, उसकी अब 2 हो गई। इस तरफ कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉल को पकड़ के ये इस बॉल को पकड़ेगा और इस तरफ थ्रो कर देगा। अभी इसने थ्रो कर दिया, इस तरफ थ्रो कर देगा, तो इसकी वेलोसिटी अब 2.5 हो जाएगी। अब बॉल उस तरफ जा रही है, वो पकड़ के ऐसे थ्रो कर देगा, तो बॉल इस तरफ जा रही होगी और इसकी स्पीड अब कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब इसको पकड़ के ये वापस थ्रो कर देगा, तो इसकी स्पीड इस तरफ कितनी हो जाएगी? 3.5 हो जाएगी। अब ये चीज ये पकड़ के वापस थ्रो कर देगा, तो इसकी स्पीड अब 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, जब ये इसको पकड़ के वापस थ्रो कर देगा, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4.5 हो जाएगी। अब बॉल उसके पास जाएगी, वो पकड़ के थ्रो कर देगा ऐसे, वो पकड़ के कितने क्या कर देगा? थ्रो कर देगा ऐसे, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब वो क्या करेगा? जब वो इस बॉल को पकड़ के थ्रो करेगा ऐसे, तो ये 4.5 से चल रहा है, बॉल ऐसे चल रही है, तो ये पकड़ के इस बॉल को इस तरफ थ्रो कर देगा,
तो इसकी स्पीड 5.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5.5 हो जाएगी, क्योंकि ये पकड़ के थ्रो कर देगा, 5.5 हो जाएगी। लेकिन बॉल की स्पीड अब 5 मीटर पर सेकंड हो चुकी है और इसकी स्पीड पहले ही 0.5 मीटर पर सेकंड हो गई है, तो यहीं पे ये वाली इवेंट एंड हो जाएगी। अब ये फर्दर बॉल को पकड़ नहीं पाएगा, तो यहीं पे एंड हो जाएगी। अब आप खुद देखो, इसने कितनी बार पकड़ के फेंक दिया। पहली बार पकड़ के फेंका 1, 2 बार पकड़ के फेंक दिया, तीसरी बार पकड़ के फेंक दिया, चौथी बार पकड़ के फेंक दिया, 5वीं बार पकड़ के फेंक दिया। अब 5वीं बार पकड़ के जब उसको मिलेगी तो वो पकड़ के जब फेंकेगा तो 5.5 होगी। अब ये तो इस तरफ 5.5 से चल रहा होगा, ये उस तरफ 5 से चल रहा होगा और बॉल बीच में 5 से इधर चल रही होगी। अब बॉल को कोई नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे बाकी की सारी वेलोसिटीज आप फटाफट अपने आप निकाल सकते हो। ये यहां पे सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। तो अब इस सवाल को मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं। पूरी कहानी सुनाने के बाद ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से अपने आप कर सकते हो, ठीक। काफी कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये आपका होमवर्क है और ये आपका HCV का सवाल भी है, तो इसे बड़े आराम से आप कर सकते हो। अब आगे आंसर को बिल्कुल प्रॉपरली मैच करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, ठीक है। और हम यहां पे आपको ये पता ही है कि इस पे आपको DPP या होमवर्क की जो भी शीट मिलती है वो वही आपको PW ऐप पे मिलेगी। तो वहां जाके आप इस पेन किलर सीरीज पे प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज बेटा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या चाहिए टॉपिक ऑफ एडवांस्ड यू नीड। आप मुझे कमेंट करके वो टॉपिक बता सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम का चैनल है मेरा, आप उस पर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। आप मुझे वो वाले डाउट, ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको वहां से भी मिल जाएगी, राइट बेटा। तो ये जो कुछ भी है ये आप मुझे बताइएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको ये सब पढ़ा के मुझे काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट वाला जो सेशन हम लेंगे, ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाला सेशन जो हम लेंगे वो आपका कोलिजन्स पे बेस्ड होगा, राइट। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।